जहाँ की सुबह खेतों की मिट्टी की सोंधी खुशबू से शुरू होती थी। यहाँ के लोग जितने मेहनती थे, उतने ही खाने पीने के शौकीन भी। दिन भर धूप में पसीना बहाने के बाद जब शाम की लाली आसमान पर बिखरती, तो पूरे गांव के कदम अपने आप एक ही दिशा में मुड़ जाते, हरिया के चिकन रोल के ठेले की तरफ। हरिया, जो एक छोटे से घर में अपने बड़े भाई बनवारी और भाभी चंपा के साथ रहता था। किस्मत ने इस परिवार को खुशियों के साथ साथ एक दर्द भी दिया था। चंपा भाभी की तबीयत हमेशा खराब रहती थी, मानो बिस्तर से उनका पुराना नाता हो। इसी वजह से बड़े भाई बनवारी कभी घर से बाहर नहीं जा पाते थे। वो घर पर ही रहकर अपनी पत्नी की तीमारदारी करते और साथ ही साथ अपने छोटे भाई के लिए वो जादुई चिकन रोल और उसके खास मसाले तैयार करते। जब रोल तैयार हो जाते तो हरिया उन्हें ठेले पर लाद कर गांव के छोर पर अपनी दुकान सजा लेता। शाम ढलते ही ठेले पर भीड़ जुटने लगी। तभी गांव के दो नियमित ग्राहक वहां पहुंचे। एक थी गांव की महिला सरला भाभी और दूसरा था सलीम। हरिया स्वभाव से तो बहुत सीधा और सीधा साधा दिखता था, पर वक्त पड़ने पर उसकी बुद्धि बड़ी चालाक और तेज चलती थी। देख हरिया, मैं तेरी दुकान पर रोज आती हूँ, रोज खाती हूँ, पर तू बड़ा मतलबी है रे। क्या तू मुझे इस चिकन रोल की रेसिपी और इसके जादुई मसाले का राज नहीं बता सकता? बता दे, किसी को नहीं कहूंगी। हरिया ने मुस्कुराते हुए कबाब सेकते हुए कहा, भाभी जी, आप भी रोज एक ही सवाल लेकर बैठ जाती हैं। कितनी बार कहा कि मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो बस यहाँ ठेला लगाता हूँ और बेचता हूँ। जो कुछ भी जादू है वो मेरे बनवारी भैया के हाथों में है, वो किसी को नहीं बताते। तभी पास खड़ा सलीम अपनी उंगलियां चाटते हुए बीच में कूद पड़ा। उसकी बातों में एक अजीब सी कड़वाहट थी। पर तू कब तक दूसरों के भरोसे जिएगा हरिया? देख, मेरी बात मान। मेरा भी एक बड़ा भाई था, पर उसने वक्त आने पर मुझे ऐसा धोखा दिया कि मैं कहीं का नहीं रहा। तुझे क्या लगता है तेरा भाई जिंदगी भर तेरे लिए कमाता रहेगा? एक दिन वो तुझे। सलीम अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि हरिया की आंखों में अंगारे उतर आए। सलीम भाई, खाना है तो शांति से खाओ, पर मेरे भैया के खिलाफ अगर एक शब्द भी जुबान से निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं अपने भैया के बारे में कुछ नहीं सुन सकता। सलीम ने माहौल को बिगड़ता देख तुरंत अपने सुर बदले। अरे अरे, गुस्सा मत कर छोटे, मैं तो बस वैसे ही कह रहा था। चल, गुस्सा छोड़ और एक प्लेट और लगा दे। हरिया ने सरला भाभी की तरफ देखा, जो चुपचाप तमाशा देख रही थी। और सरला भाभी, आप भी सिर्फ बातें बनाने आई हैं या रोल भी खाएंगी? अगर पूछना है तो रास्ता नापिए। दोनों ने चुपचाप अपनी अपनी प्लेटें ली, रोल खाए और वहां से निकल गए। देखते ही देखते ठेले पर लोगों का आना जाना लगा रहा और हरिया के हाथ तेजी से चलते रहे। सूरज अब ढलने को था। ठेले पर सिर्फ कुछ ही रोल बचे थे। तभी शहर की चमक दमक से सराबोर दो परदेसी बाबू पैदल चलते हुए हरिया के ठेले के पास आकर रुके। उनके कपड़े और बात करने का अंदाज गांव वालों से बिल्कुल जुदा था। वे आपस में अंग्रेजी में कुछ बड़बड़ा रहे थे, पर बीच बीच में हिंदी का भी इस्तेमाल कर रहे थे। हरिया, जो दिखने में भले ही एक ठेले वाला था, पर वो पढ़ा लिखा था। वो उनकी अंग्रेजी की बातें अच्छी तरह समझ रहा था। पहले परदेसी बाबू ने हरिया को देखते और सुरीली अंग्रेजी में जवाब दिया, श्योर सर, इट्स वेरी रीजनेबल। बहुत ही वाजिब दाम है। ये सुनकर दोनों परदेसी बाबू चौंक गए। अरे भाई, तुम गांव के होकर इतनी शानदार इंग्लिश बोल रहे हो और यहाँ गांव के कोने में चिकन रोल का ठेला लगा रहे हो। ये हुनर और ये काम। क्या करे साहब, मजबूरी है। बड़े भैया घर पर रहते हैं क्योंकि भाभी की तबीयत बहुत खराब रहती है। उन्हें इस हाल में अकेले छोड़कर मैं कहीं दूर नहीं जा सकता। बड़े बड़े शहरों की कंपनियों से कई ऑफर आए, पर मुझे इस गांव की मिट्टी और अपनों के बीच जो सुकून मिलता है वो कहीं और नहीं। वो इंसान मूर्ख होते हैं हरिया, जो अपने सपनों को दबाकर जीते हैं।
अगर तुमने कोई सपना देखा है तो उसे खुलकर जियो। उसके लिए चाहे भाई हो, भाभी हो या कोई भी, किसी को भी छोड़ना पड़े तो पीछे मत हटो। साहब, सपने अपनी जगह हैं और अपने अपनी जगह। आपको पता होना चाहिए कि मैं अपने भैया भाभी के लिए अपने सपने तो क्या, अपनी जान भी दांव पर लगा सकता हूँ। उनके खिलाफ मैं कुछ नहीं सुनूंगा। अरे चलो चलो, कोई बात नहीं भाई, हम तो बस ऐसे ही कह रहे थे। वैसे अगर कभी मन बदले और शहर में काम करना हो तो बताना, अपनी कंपनी में अच्छी जगह लगवा दूंगा। नहीं साहब, शुक्रिया। मैं यहाँ जितना कमाता हूँ उसमें बहुत खुश और संतुष्ट हूँ। अच्छा ठीक है, हमारे लिए 4 रोल लगा दो। हरिया ने फुर्ती से उनके लिए 4 बेहतरीन रोल तैयार किए और प्लेट आगे बढ़ा दी। जैसे ही दोनों ने पहला निवाला मुंह में रखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। ओह माय गॉड, क्या लाजवाब स्वाद है। ऐसा स्वाद तो हमने शहर के बड़े से बड़े 5 स्टार होटल में भी नहीं चखा। भाई सच में तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। साहब, ये जादू मेरे हाथों में नहीं, मेरे बड़े भैया के हाथों में है। आज उन्हीं के मसालों की बदौलत ये पूरा गांव मुझे जानता है। सच में हम तुम्हारे भैया से मिलना चाहते हैं। तुम्हारा घर कहाँ पड़ता है हरिया? गांव के ही किनारे एक छोटा सा घर है साहब। किसी से भी पूछ लीजिएगा कि बनवारी का घर कौन सा है, कोई भी बच्चा आपको रास्ता दिखा देगा। ठीक है, आज तो देर हो रही है, पर किसी दिन हम फिर आएंगे। और हाँ, सिर्फ रोल खाने नहीं, तुम्हारे घर आकर तुम्हारे भैया से मिलने भी आएंगे। साहब, मेरे भैया के हाथों का कमाल तो सब देखना चाहते हैं, पर वो खुद बहुत सीधे हैं, किसी से ज्यादा मिलते जुलते नहीं हैं। फिर भी आपका स्वागत है। धीरे धीरे रात घनी होने लगी। ठेले का सारा सामान खत्म हो चुका था। हरिया ने अपना ठेला समेटा और घर की ओर चल पड़ा। जब वो घर पहुंचा तो चारों तरफ सन्नाटा था। उसने दिन भर की अपनी गाढ़ी कमाई के पैसे चुपचाप भैया के हाथों में थमा दिए। थकान उसके बदन पर इस कदर हावी थी कि बिना कुछ खाए पिए वो खाट पर गिरते ही गहरी नींद के आगोश में समा गया। अगली सुबह बनवारी भाई, ओ बनवारी भाई, जरा बाहर आओ। हरिया, कहाँ हो तुम? बाहर से आती अनजान और रौबदार आवाजें सुनकर बनवारी अपनी शांति के लिए जाना जाता था। गांव के लोग बहुत ही मेहनती और सरल थे, लेकिन इस गांव के मुख्य चौराहे पर एक पुरानी इमारत थी जिसका नाम था रमेश भोजनालय। इसका मालिक रमेश था, जो अपनी बदमिजाजी और लालच के लिए पूरे इलाके में मशहूर था। रमेश का ढाबा ही उस गांव का इकलौता ठिकाना था जहां खाना मिलता था। मटन की थाली बहुत अच्छी थी, इसलिए वो अपनी मनमानी करता था। अरे ओ भोलानाथ, तुमने पिछले हफ्ते के पैसे अभी तक नहीं दिए और आज फिर मटन खाने बैठ गए। मेरा ढाबा कोई धर्मार्थ संस्था नहीं है। अरे रमेश भाई, थोड़ा सब्र रखो, मेरी फसल कटने वाली है। जैसे ही पैसे आएंगे मैं सारा हिसाब चुकता कर दूंगा। मैं तो तुम्हारा रोज का ग्राहक हूँ, मुझे जानते हो। रोज के ग्राहक हो, इसीलिए तो ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तुम जैसों की वजह से ही मेरा घाटा होता है। पैसे नहीं है तो घर जाकर दाल रोटी खाओ। यहाँ मेरा सामान बर्बाद मत करो, निकल जाओ यहाँ से। वहीं पास में एक गोपाल नाम का ग्राहक खड़ा हुआ था। रमेश, इतना भी क्या बुरा व्यवहार करना। भोलानाथ ने हमेशा समय पर पैसे दिए हैं, थोड़ा मानवीय व्यवहार करो। तुम अपनी सलाह अपने पास रखो गोपाल। मेरे ढाबे में क्या करना है वो मैं बेहतर जानता हूँ। अगर किसी को मेरा तरीका पसंद नहीं तो वो यहाँ ना आए। पर याद रखना, पूरे गांव में मेरे सिवा मटन खाना कहीं नहीं मिलेगा। रमेश के इसी घमंड और कड़वे स्वभाव से गांव वाले परेशान थे, लेकिन मजबूरी थी। तभी उस गांव में अर्जुन और राधा नाम के एक युवा दंपत्ति का आगमन हुआ। अर्जुन और राधा शहर से आए थे क्योंकि उनके अपने शहर में गैस की कमी के कारण काम धंधा ठप हो गया था। राधा, देखो कितना सुंदर गांव है। उम्मीद है यहाँ हमें अपनी मेहनत का सही फल मिलेगा और कहीं रहने का भी जुगाड़ हो जाएगा। अर्जुन, मुझे भी यही लगता है। बस तुम हिम्मत मत हारना, हम बहुत मेहनत करेंगे और फिर से अपने पैरों पर खड़े होंगे। दोनों पति पत्नी गांव के अंदर आ जाते हैं, जहां पर कुछ लोग उनसे बातें करने की कोशिश करते हैं। नमस्ते काका, क्या आप बता सकते हैं कि इस गांव के मुखिया जी का घर किस तरफ है?
हमें उनसे कुछ जरूरी बात करनी थी। अरे बेटा, मुखिया जी का घर सामने वाली पगडंडी के आखिर में है। वैसे तुम लोग यहाँ नए लग रहे हो। जी काका, हमारे शहर में गैस सिलेंडर की कमी के कारण हम यहाँ कुछ काम धंधा ढूंढने आए हैं। जरूर जाओ, मुखिया जी बहुत भले इंसान हैं। वे जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। अर्जुन और राधा मुखिया के घर पहुंचे। मुखिया ने जब उनकी स्थिति सुनी तो उन्हें बहुत दुख हुआ। अर्जुन, मैं तुम्हारी स्थिति समझ सकता हूँ। मटन खाना बनाना तो तुम्हारे खून में है। तुम्हारे पिता भी बहुत बेहतरीन रसोइये थे। इस गांव में रमेश का ढाबा है, लेकिन वो बहुत स्वार्थी है। तुम चाहो तो गांव के किनारे जो पुरानी झोपड़ी है, वहां अपनी शुरुआत कर सकते हो। मुखिया जी, मैं कड़ी मेहनत करने को तैयार हूँ। मुझे बस एक मौका चाहिए और गांव वाले बस मेरा एक बार मटन खा लें, उसके बाद ये रमेश वमेश सबको भूल जाएंगे। जी मुखिया जी, हम अपनी पूरी जान लगा देंगे। ठीक है, मैं तुम्हें छोटी सी जगह और कुछ कच्चा सामान दिलवा देता हूँ, लेकिन याद रखना, रमेश बहुत खतरनाक इंसान है। वो तुम्हें आगे बढ़ता देख बर्दाश्त नहीं करेगा। मुखिया जी, हम अपनी मेहनत पर भरोसा रखते हैं। ऊपर वाला हमारी मदद करेगा। अर्जुन और उसकी पत्नी के लिए रहने का तो व्यवस्था हो चुका था। अब अगले ही दिन अर्जुन बाजार जाकर ताज़ा मटन और ताज़े मसाले ले आता है और उसके बाद बहुत ही स्वादिष्ट मटन बनने लगता है। अर्जुन ने अपनी मेहनत से मटन बनाना शुरू किया। उसने साधारण से मसालों से वो जादू पैदा किया कि खुशबू पूरे गांव में फैल गई। उसके बाद वो अपनी छोटी सी दुकान लगा लेता है, जिसकी खुशबू सबसे पहले भोलानाथ के नाक में जाती है। अरे, ये कैसी महक है? रमेश के ढाबे से तो रोज तेल की बदबू आती थी, लेकिन ये तो कुछ अलग ही खुशबू है। चलो उस तरफ चलकर देखते हैं। सुना है कोई नया लड़का आया है। हमने सुना तुम इस गांव में नए हो और बड़ी स्वादिष्ट मटन करी और साथ में चावल रोटी बेच रहे हो। हाँ भैया, मैं तो अभी नया नया आया हूँ और नया नया मटन बनाना शुरू किया हूँ। मैं अभी आप लोगों के लिए प्लेट लगाता हूँ। आप लोग जरा मेरा शहर का स्वाद गांव में खाकर देखो। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है, लगाओ फिर हम लोगों के लिए। उसके बाद अर्जुन ने उन नए ग्राहकों को अपनी स्वादिष्ट मटन की प्लेट लगा दी। दोनों ही ग्राहक उसके स्वादिष्ट गर्मा गर्म मटन खाने लगते हैं। अरे वाह वाह वाह, मैंने तो ऐसा मटन कभी भी नहीं खाया। इसके आगे तो रमेश कुछ भी नहीं है। ग्राहकों की बातें सुनकर अर्जुन बहुत ही खुश हो जाता है। अरे, तो एक प्लेट और खा लो ना काका, मैं अभी लगाता हूँ। ऐसे ही अर्जुन लोगों से बहुत ही अच्छे तरीके से बातें करता था और उनको एक्स्ट्रा मटन के पीस भी दिया करता था। धीरे धीरे उसकी दुकान पर बहुत सारी भीड़ होने लगी और वो भी स्वादिष्ट मटन के मजे लेने लगते हैं। अर्जुन के ढाबे पर ग्राहकों की भीड़ जुटने लगी। रमेश दूर से ये सब जलती हुई आंखों से देख रहा था। ये नए आए मेहमान मेरी रोजी रोटी पर हाथ साफ कर रहा है। अगर इन्हें अभी नहीं रोका तो मेरा पूरा धंधा चौपट हो जाएगा। अर्जुन के ढाबे का काम धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगा था। राधा और अर्जुन की मेहनत रंग ला रही थी। अर्जुन की बनाई मटन और राधा की बनी हुई रोटी की महक ने पूरे मंगलपुर गांव में तहलका मचा दिया था। अब लोग रमेश के बदमिजाज व्यवहार को झेलने के बजाय अर्जुन के ढाबे पर खुशी खुशी आना पसंद करने लगे थे। भाई अर्जुन, क्या जादू कर दिया तुमने इस मटन में? ऐसी तड़का मटन तो मैंने आज तक नहीं खाई। रमेश तो बस मसाले डालकर खाना परोस देता था, पर तुम्हारे खाने में तो स्वाद के साथ प्यार भी है। बिल्कुल सही कहा भोलानाथ। अर्जुन, अब तो हम रोज तुम्हारे यहाँ ही खाना खाने आएंगे। पैसे भी कम और स्वाद भी अव्वल। शुक्रिया गोपाल भाई, आप लोगों का साथ रहा तो हम और भी नई चीजें पेश करेंगे। अर्जुन की सफलता रमेश के लिए एक जलते हुए अंगारे जैसी थी। वो दूर से अपने ढाबे की खाली मेजें देख रहा था और उसके भीतर जलन की आग दहक रही थी। उसने मन ही मन ठान लिया कि वो किसी भी हाल में अर्जुन को इस गांव से बेदखल कर देगा। उसी शाम रमेश ने 2 स्थानीय आवारा लड़कों को अपने पास बुलाया। देखो, तुम दोनों को पता है कि वो नया मटन वाला मेरा धंधा खराब कर रहा है। आज रात जब वो अपनी कमाई लेकर घर जाए
तो उसे रास्ते में रोक लेना। लेकिन रमेश भाई, क्या करना है? मारपीट? नहीं, सिर्फ पैसे छीन लेना। उसका आत्मविश्वास टूट जाएगा तो वो खुद ही ये गांव छोड़कर भाग जाएगा। अगर उसने अपनी कमाई खो दी तो वो राशन कहां से खरीदेगा? उसे गरीबी का स्वाद चखाओ। अर्जुन उस दिन बहुत खुश था। उसकी महीने भर की मेहनत का फल उसे मिलने वाला था। चलो, आज तो मेरी काफी अच्छी कमाई हो गई। इतने सारे पैसे तो मैं शहर में भी एक साथ नहीं कमा पाया। चलो अब घर चलता हूँ, राधा मेरा इंतजार कर रही होगी। रात के अंधेरे में जब अर्जुन अपने घर की ओर जा रहा था, तभी उन गुंडों ने उसे सुनसान रास्ते पर घेर लिया। कौन हो भाई? मेरा रास्ता क्यों रोक कर खड़े हो? जाने दो मुझे। ज्यादा बकवास मत कर। जो कुछ भी है चुपचाप हमारे हवाले कर दे, वरना आज तेरी आखिरी रात हो सकती है। मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, मुझे जाने दो। मेरी मेहनत की कमाई मेरे पास है, मैं इसे गंवा नहीं पाऊंगा। मुझे पता है तू अभी मटन बेच कर आया है, तेरे पास बहुत पैसे हैं। अगर तूने पैसे नहीं दिए तो ये चाकू तेरे पेट के अंदर डाल दूंगा। ये सब देखकर अर्जुन डर जाता है, क्योंकि जान है तो जहान है। पैसे ऐसे भी कमा लिए जाएंगे। भाई मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास जो कुछ था सब ले लो, बस मुझे नुकसान मत पहुंचाना। गुंडे उसके पैसे छीनकर अंधेरे में गायब हो गए। अर्जुन खाली हाथ टूटे हुए कदमों से घर पहुंचा। राधा उसे देखते ही समझ गई कि कुछ अनहोनी हुई है। अर्जुन, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? राधा, सब लूट गया। जब मैं रास्ते से आ रहा था तो कुछ गुंडों ने मेरे सारे पैसे छीन लिए। पर चोरों को कैसे पता चला कि तुम्हारे पास पैसे हैं? आप तो इस गांव में नए हो। वही मुझे समझ नहीं आ रहा, उन्हें कैसे पता चला कि मेरे पास आज ही पैसे हैं। मुझे रमेश पर शक हो रहा है। मुखिया ने तो बताया था कि वो अपना ढाबा चलाने के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन सबूत क्या है? अगर हम ये सब मुखिया या गांव वालों के सामने बताएंगे तो कोई हमारा विश्वास नहीं करेगा। अर्जुन, हम हार नहीं मानेंगे। अगर वो हमसे लड़कर खेल रहा है तो हम अपनी बुद्धिमानी से खेलेंगे। तुम कल फिर काम पर जाओ। हम अभी मुखिया जी से मदद मांगेंगे, लेकिन अब हमें सतर्क रहना होगा। अगली सुबह अर्जुन फिर ढाबे जाता है। तभी रास्ते में उसे रमेश मिलता है। रमेश उसे देखकर एक कुटिल मुस्कान बिखेर रहा था, मानो वो सब कुछ जानता हो। क्या हुआ अर्जुन भाई, आज चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? सुना है कल रात तुम्हारी कमाई का कोई हिस्सा रास्ते में कहीं गिर गया। रमेश भाई, मेहनत की कमाई है, वापस आ जाएगी। ऊपर वाला सब देख रहा है। आप काम पर ध्यान दें तो ज्यादा अच्छा होगा।